Today we will discuss the Golgi. 19th सेंचुरी के एंड में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने कुछ नए स्टेनिंग प्रोसीजर यूज़ किए और एक्चुअली वो कर क्या रहे थे कि उन्होंने नर्व सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। 1898 में गोल्जी ने एक मेटालिक स्टेन से नर्व सेल्स को स्टेन किया जो कि सेरिबेलम से आइसोलेट किए गए थे। सेरिबेलम के नर्व सेल्स को मेटालिक स्टेन से स्टेन करने के बाद उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि एक डार्कली स्टेन्ड रेटिकुलर नेटवर्क बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब मौजूद है और ये नेटवर्क चूँकि डार्कली स्टेन्ड था तो इसलिए क्लियरली वो इसको देख सके। बाद में यही नेटवर्क कुछ और सेल टाइप्स के अंदर भी आइडेंटिफाई किया गया और इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया ताकि कैमिलियो गोल्जी को इस बात का रिगार्ड दिया जा सके कि ये उन्होंने डिस्कवर किया था और इसी वजह से इसी डिस्कवरी पे उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। काफ़ी लंबे अरसे तक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही क्योंकि कुछ लोग ये सोचते थे कि ये वाकई एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये लगता था कि ये महज एक आर्टिफैक्ट है, यानी ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोपी के लिए जब आप सैंपल प्रिपेयर करते हैं उस टाइम शायद देखने में ये एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये कोई भी सेल का ऑर्गेनल नहीं है। काफ़ी अरसे के बाद फिर जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कुछ अनफिक्स्ड फ्रीज फ्रैक्चर्ड सेल्स के अंदर भी देखा गया, तब ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फ्लैटेंड डिस्क लाइक सिस्टर्नी हैं जो कि मेम्ब्रेनस होते हैं, ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के साथ एसोसिएटेड हैं और सिस्टर्नीज़ का जो डायमीटर है ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इनकी अरेंजमेंट ऐसे है जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पैनकेक्स को स्टैक करके रखते हैं तो वो जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए नज़र आते हैं, तो पूरे का पूरा स्टॉक जो है वो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जैसी लुक देगा। अक्सर गोल्जी स्टैक के अंदर 8 से कम सिस्टर्नी ही होते हैं। किसी भी एक सेल के अंदर कुछ थाउजेंड्स तक डिस्टिंक्ट स्टैक्स देखने में आते हैं और ये चीज़ एक्चुअली डिपेंड करती है कि सेल किस टाइप का है। गोल्जी स्टैक मैमेलियन सेल्स के अंदर इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनका आपस में कनेक्शन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स के ज़रिए होता है, जिसकी वजह से ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर में आपको एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं और सेल के न्यूक्लियस के साथ ये बिल्कुल एडजेसेंट होंगे। वेसिकल्स पेरिफेरल ट्यूबुलर डोमेन से बड के तौर पे बड ऑफ होती रहती हैं, कटती रहती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनके फंक्शन की बेस पे, जिसमें हम जो अलोंग द एक्सिस जो कंपार्टमेंट है उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं या ये एंट्री फेस होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब तरीन मौजूद होता है। और दूसरा फेज़ जो है वो ट्रांस फेज़ है जिसे हम एक्सिट फेज़ भी कह सकते हैं और ये सिस फेज़ से अपोजिट होता है और इससे मोस्टली एग्जिट होता है, इसलिए हम इसे एग्जिट फेज़ कहते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इस पिक्चर में आपको गोल्जी अपरेटस बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से इसका एक सिस फेज़ है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाले वेसिकल्स एंटर होते हैं और उसके बाद जो इसके दरमियान स्पेस है, इस सिस्टर्नी या जो ये फोल्ड्स हैं इनके दरमियान की स्पेस को हम ल्यूमेन कहते हैं और जो न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स हैं वो अल्टीमेटली ट्रांस फेज से आके सेक्रेट आउट हो जाते हैं और ये बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दाईं साइड पे ये नज़र आ रहा है कि सेक्रेटरी वेसिकल के तौर पे
गोल्जी कम्प्लेक्स से कट के अलग हो जाते हैं। जो सिस मोस्ट फेज़ है ऑर्गेनल का, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से बना होता है और इसको हम सिस गोल्जी नेटवर्क भी कहते हैं या सीजीएन भी कहते हैं। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि ये एक सॉर्टिंग स्टेशन है। ये डिस्टिंग्विश कर सकता है उन प्रोटीन्स को जो कि दोबारा से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जानी होती हैं और उन प्रोटीन्स को जो कि मज़ीद गोल्जी स्टेशन में जाना होता है उन्होंने, ताकि उनका फर्दर जो प्रोसेस है वो हो सके। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक फ्लैटेंड सिस्टर्नी की सीरीज़ के तौर पे मौजूद होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। एक तो इसका जो सिस फेज़ है, एक मीडियल फेज़ है और एक ट्रांस सिस्टर्नी है। इस डायग्राम में आप देखिए कि बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क मौजूद है, उसके बाद ट्रांस सिस्टर्नी मौजूद हैं, फिर दरमियान में मीडियल सिस्टर्नी है, उसके बाद सिस सिस्टर्नी और फिर सिस गोल्जी नेटवर्क है। ट्रांस मोस्ट फेज़ जो कि गोल्जी नेटवर्क का है, ये ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल होता है और वेजिकल्स पे मुश्तमिल होता है जिन्हें ट्रांस गोल्जी नेटवर्क कहते हैं। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या टीजीएन एक सॉर्टिंग स्टेशन है जहाँ पे प्रोटीन्स को सेग्रीगेट किया जाता है डिफरेंट टाइप के वेजिकल्स में और वहाँ से ये मतलब फर्दर सेग्रीगेशन होती है कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं ताकि अपना फर्दर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेम्ब्रेनस एलिमेंट है वो बेसिकली सपोर्टेड होता है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है पेरिफेरल मेम्ब्रेन के स्केलेटन से, जो कि बहुत सी डिफरेंट किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है या एनकायरिन है या एक्टिन प्रोटीन है। ये वही प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्केलेटन में भी मौजूद होती हैं। गोल्जी स्कैफोल्ड फिज़िकली मोटर प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है और इससे जो वेजिकल्स की मूवमेंट है उसको डायरेक्ट किया जाता है ताकि जो गोल्जी कम्प्लेक्स है उसकी ट्यूब्यूल्स में वेजिकल्स का एंटर होना और उसमें से एग्ज़िट होना जो है उसकी डायरेक्शन सेट की जा सके। एक और ग्रुप है फाइब्रस प्रोटीन्स का जो कि गोल्जी का मैट्रिक्स बनाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीअसेंबल होने में और डिसअसेंबल होने में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, जिस वक्त के सेल की माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी कॉम्पोजिशन एक एंड से दूसरे एंड पे एक दूसरे से डिफ़र करती है और जो मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन का डिफरेंस है वो सिस से ट्रांस फेज में भी ये डिफरेंस मौजूद होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रोसेसिंग प्लांट है। जो नई सिंथेसाइज होने वाली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं और इसके अलावा कुछ लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ देती हैं, उसमें से निकलती हैं और वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर हो जाती हैं और इसकी एंट्री का जो फेस है वो सिस फेस है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस फेस के ज़रिए ये प्रोटीन्स एंटर होंगी और उसके बाद पूरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगी, पूरे स्टैक से गुजरेंगी और ट्रांस फेज से इनको एग्ज़िट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे ये प्रोटीन्स स्टैक के अंदर मूव कर रही होती हैं जो कि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनी थी, तो इस मूवमेंट के दौरान सीक्वेंशियली इन प्रोटीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन आती है और ये मॉडिफिकेशन बहुत ही स्पेसिफिक होती है। अगर गोल्जी की एक्टिविटीज़ को हम देखें तो एक प्रोटीन के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
उसमें आप देखते हैं कि मॉडिफिकेशन आती है और एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो उस पे एक तरीके से उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं एक सीरीज़ के तौर पे, और जो प्रोटीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं।